हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई, आप सबको पता है कि आपका आरआरबी का, एनटीपीसी का, सीबीटी वन का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, सीबीटी वन क्वालिफाइंग है, आप सभी को पता है। मेन है इंपॉर्टेंट इसमें सीबीटी टू। ठीक है। तो सीबीटी टू की तैयारी जो है वो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है। तो इसी के लिए हम इसकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो अभी आपको टाइम मिलने वाला है सीबीटी टू के लिए, उस टाइम को जो कि अप्रोक्स 2 महीने का मिल सकता है, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना, वो कैसे आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएंगे, है ना, उसमें जो आपको पढ़ना है उसके लिए आपका जो बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो ओवरऑल सीबीटी टू के एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के बारे में रहने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी को भी डाउट है कि आपका सीबीटी वन क्लियर होगा या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको डाउट है कि आपका सीबीटी वन क्लियर होगा या नहीं होगा, तो अभी इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है कि आप इस डाउट में रहें। अगर आपके 70+ मार्क्स हैं, ठीक है, 70 मार्क्स आपको लग सकता है कि कम हो, आपकी जो आपका जो जोन है उसके हिसाब से हो सकता है आपके 70 मार्क्स कम हो। बट आप बिल्कुल मत सोचो, आपका जो भी जोन है, वैसे मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना दी है, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। बाकी फिर भी अगर आपके 70+ मार्क्स किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जोन से हैं, तो आपको बिना किसी झिझक के, है ना, बिना कुछ सोचे समझे आपको सीबीटी टू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सीबीटी टू की तैयारी आपकी ख़राब नहीं होगी, है ना, वेस्ट नहीं जाएगी। ये आपको हेल्प ही करेगी आगे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है। क्योंकि सीबीटी वन और सीबीटी टू में कोई पढ़ने का डिफरेंस नहीं है, बस चीज़ों का, टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट का इशू होता है। और मेरिट में अब क्योंकि सीबीटी वन में आपको 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, सीबीटी टू में आपको केवल जो फाइनल बच्चे चाहिए उस 15 गुना में से केवल 1 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे कि जो फाइनल सेलेक्ट होंगे। ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ सेम है। ठीक है। तो इसीलिए जिसके भी 70+ मार्क्स हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्या कर दो, सीबीटी टू की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है। कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, सीबीटी टू हो कब सकता है, सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया इसमें कि आपको कम से कम अब से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 अप्रैल, अब से कम आपके पास 2 महीने का समय है। इससे ज़्यादा ही समय मिलेगा एक्चुअल में आपको, बट मिनिमम आपके पास 2 महीने का समय तो है ही। ठीक है। इससे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि 15 अप्रैल हो गया, मई, जून, तो 15 जून से तो बहुत बाद में एग्ज़ाम होगा। इस बात की आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है। जून के बाद में आई थिंक जुलाई तक भी एग्ज़ाम जा सकता है, बट जून के एंड से पहले कोई संभावना नहीं है एग्ज़ाम होने की। ठीक है। तो आपके पास 2 महीने तो कम से कम है, बल्कि इससे ज़्यादा ही समय आपके पास है। ठीक है। अब इस वीडियो में मेनली दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीबीटी वन का और जो आपका सीबीटी टू कब होगा इसके बारे में। ठीक है। अब जो मेनली बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम ये बात करने वाले हैं कि सीबीटी टू के लिए आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट वाइज हम इसमें बात करेंगे, जीके जीएस के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, सबके लिए डिटेल से आपको बताने बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। टारगेट स्कोर मैंने यहाँ पे लिखा है 100 आउट ऑफ 120, 120 में से 100 आपको टारगेट करना है। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो 100 मार्क्स है ना, ये टॉपर्स के आते हैं, बहुत मुश्किल है 100 मार्क्स लाना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके नहीं आ सकते। दूसरी चीज़, जो आपको कोशिश करनी है ना, वो 90 से 100 के बीच में आने की कोशिश करनी है। 90+ जो स्कोर है वो बहुत अच्छा माना जाता है सीबीटी टू के लिए, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके 90+ अगर स्कोर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में भी आपके 90+ आ रहे हैं, एग्जाम में, रियल एग्जाम में आपके 90+ आते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। बट आप 90 अगर टारगेट लेके चलोगे तो फिर मुश्किल है ना। आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप सोच के माइंड में ये चलो कि आपको 100 तक टच करना है। ठीक है। फिर आपके रियल एग्जाम में 90 से 95 के बीच में भी आते हैं ना, तो बहुत सही स्कोर है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि टारगेट स्कोर यहाँ पे आपको ज़्यादा लग सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच के चलोगे तो ही चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएंगी। ठीक है। इसमें मैं अच्छे से बात करूंगा डिटेल से, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहता है, कितने कितने नंबर के किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली जीके जीएस में। ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और मेनली इसमें बात करूंगा अभी जो मैंने बताया जीके जीएस के बारे में, अच्छे से बात करेंगे। प्लस जीके जीएस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि स्पेशली रेलवे का एग्जाम पैटर्न बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल सा है। उसमें कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, फिर आपको दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं, करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो।
ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जीएस में जो आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब सिलेबस का एक वो पार्ट होता है भाई, ये हर एक एग्जाम में होता है, आपके साथ देखेंगे कि एक वो पार्ट होता है जो बहुत कम होता है, लगभग सिलेबस का 10% पार्ट होता है, और वो आधे से ज़्यादा एग्जाम को लगभग 80% एग्जाम जो उसी सिलेबस से कवर होता है। यही बात कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, रिपीट होने वाले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं बताता हुआ चलूंगा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सेक्शन में, कि जीके जीएस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन हैं वो उन्हीं टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, है ना। तो उन टॉपिक्स की बात मैं आपके साथ करूंगा। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, सीबीटी 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। टाइम आपके पास 90 मिनट का ही है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैथ्स के और 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में भी अच्छे से बात करके चलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब डिटेल से बात करते हैं एक एक करके। हाँ तो भाई अब एक एक करके बात करते हुए चलेंगे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जीके जीएस की बात करेंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करके बात करूंगा आपसे। पहली चीज़ तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वेटेज के बारे में। ठीक है, कि जो अलग अलग जीके जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों में कितने कितने क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है ना, ट्रेंड के हिसाब से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पे भी कवर हो गया, फिर कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में पॉइंट्स में डिवाइड करके आपसे बात की जाएगी कि थ्योरी पढ़नी है, फिर उसका रिवीजन करना है, कैसे एमसीक्यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, उस तरह से डिवाइड करके अच्छे से मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज वेटेज की, जो इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है जीके जैसे आपको पता बहुत वास्ट है, तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले, तो आपने देखा होगा अभी भी सीबीटी 1 में भी आपने देखा होगा कि हिस्ट्री जो है वो एक मेन सब्जेक्ट है जीके जिसमें एक मेन एलिमेंट है हिस्ट्री। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं आपको, किसमें, सीबीटी 2 में। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, थोड़ा सा वास्ट भी सब्जेक्ट है, इस वजह से क्वेश्चंस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका पॉलिटी। पॉलिटी से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीबीटी 2 में। ठीक है, पॉलिटी। थर्ड नंबर पे आपका है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में होती हैं, जैसे सेंसस, 5 ईयर प्लान तो खैर इकोनॉमिक्स में होते हैं, इसमें नहीं होते। तो सेंसस वगैरह जो आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेंगे, वो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक जो एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, वो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका आता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है, बट इससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम, 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आपका आता है कंप्यूटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 में भी इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सिक्स नंबर पे आपका आता है स्टैटिक जीके। जो स्टैटिक जीके है जिसमें आपके डांस वगैरह, है ना, डांस फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, बहुत वास्ट है, इस वजह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्मार्टली चीज़ों को करना है। इससे उतना ज़्यादा अब नहीं आता जितना पहले आया करता था, अब 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर सेवन्थ नंबर पे अगर बात करें तो आपके साइंस के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे अब पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें ग्रुप डी जैसा हिसाब किताब नहीं है, ग्रुप डी में तो 25 क्वेश्चन स्पेसिफिकली साइंस के आते हैं, इसमें आपके केवल 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साइंस सेक्शन से। ठीक है, वो भी तीनों से मिला के, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। ठीक है, अब 8 नंबर पे आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में। आपको ये बता दूं जीके जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको पता होगा, अगर आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होगी कि जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग में आपके 35 आएंगे, टोटल आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 120 मार्क्स के ही। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको इस बात की तो जानकारी होगी। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको
जिनके आप नोट्स भी बनाते हैं, अच्छे से पढ़ते भी हैं। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आप नोट्स भी बनाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको उतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसके PYQs और इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो उतना सफिशियंट है, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत इकोनॉमिक्स को तो नहीं है, रेलवे के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पेशली NTPC। अब दूसरी चीज़, सॉरी, कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर को तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, प्लस ट्रेंड। इसमें क्वेश्चंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं, जैसे रैम, रोम, ठीक है, आपकी जो कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियाँ हैं, वो MS वर्ड, MS एक्सेल, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपके नोट्स होंगे, कंप्यूटर के नोट्स तो 100% आपके होंगे, क्योंकि आपने दूसरे एग्जाम्स में भी देखा होगा कंप्यूटर अब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंडेटरी सा हो गया है ना, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके भी नोट्स आपके पास होने चाहिए। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर एक टॉपिक के PYQs पढ़ो। डिटेल से अगर इसको पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसको याद करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पहले से नोट्स हैं तो आप उसको रिवाइज कर लो, प्लस इसके PYQs ज़्यादा करो। बस PYQs पे फोकस करोगे ना, उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर 5 में से 2-3 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो ना PYQ से, काफ़ी है। इतना ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को पढ़ना, और जबकि उसके क्वेश्चंस केवल आपको 2-3 दिखे, तो उसका कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करोगे तो उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, ठीक है। साइंस के लिए भी अगेन अगर आपने नोट्स बना रखे तो नोट्स, नहीं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के PYQs पे फोकस करना है मेनली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेन आपके जो सब्जेक्ट्स है जिससे आधा पेपर कवर होता है वो है आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका ये कंप्यूटर। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको डिटेल से अगर पढ़ना है, डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लगभग इन चारों सब्जेक्ट से आधा पेपर कवर होता है, और बाकी का जो 10 से 12 नंबर होंगे, 10 से 12 जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है ना, किस तरह से डिवाइड करके पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपकी जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी है ना, वो किस प्रकार से रहनी चाहिए, इसको मैंने डिवाइड किया है 3 चीज़ों में। सबसे पहली चीज़ तो आपकी रहेगी थ्योरी, है ना। जो भी CBT 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने कम से कम इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उनकी कम से कम थ्योरी तो पढ़ी होगी। उसके नोट्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास उसके नोट्स भी होंगे, ठीक है। तो थ्योरी के बारे में बात करेंगे ना, थ्योरी का रिवीजन ही होगा इस वक्त, कोई आप नई चीज़ें तो पढ़ेंगे नहीं CBT 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ में इसमें सेकंड जो है वो डिवाइड करूँगा MCQs, डेली MCQs, ठीक है। थर्ड चीज़ है, फिर मैं आपसे बात करूँगा कि इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है। एंड में मैं यहाँ पे बात करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं भाई थ्योरी। तो आपने जो भी जहाँ से भी पढ़ा हुआ है अभी तक, जो भी आपने पढ़ा है ना, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, 100% बनाए होंगे अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो उन्हीं नोट्स का अब आपको कुछ नहीं करना, केवल उन्हीं नोट्स का रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है इसका ना थोड़ा एक तरीका होता है। कैसे तरीका होता है रिवीजन का, क्या तरीका है, सबसे पहले जस्ट रीड, आपको उसको रीड करना है कम से कम 3 से 4 बार। आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री रिवीजन शुरू किया, तो हिस्ट्री का आप सबसे पहले रीडिंग करो, है ना। आपके नोट्स हैं उसको पढ़ते हुए चलो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, लगभग आधी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग में आती चली जाएंगी, अरे हाँ ये तो ऐसे था, हाँ हाँ इसके बाद ये होगा ऐसे। तो वो आधी चीज़ें उस पहली रीडिंग में आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। उसको कम से कम आपने उसकी रीडिंग खत्म कर दी, हिस्ट्री की एक रीडिंग खत्म कर दी, फिर आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दोबारा से जब हिस्ट्री को पढ़ेंगे फिर अगेन उसकी रीडिंग करेंगे, तो कुछ चीज़ें नई नई आपको समझ में अरे यार ये तो मैं भूल गया था, फिर आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, फिर आपको कुछ नई चीज़ें और दिखेंगी, फिर आपको वो भी दिमाग में बैठती चली जाएगी। आपको शुरू में याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि जबकि आपको याद है उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, बट जब रिवीजन करें तो बिल्कुल रट्टा मारने की कोशिश ना करें। 3 से 4 रीडिंग उसकी ऐसे करें कि आपको पढ़ रहे हैं, बार बार रीडिंग करेंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ छपती चली जाएगी। उसके बाद जब मतलब 3-4 रीडिंग जब आप कर लें, उसके बाद जो चीज़ें मिस होती चली जाए ना, फिर उनको रट्टा मारें कि यार ये चीज़ तो
अभी भी याद नहीं हो पा रही, या ये चीज़ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उन चीज़ों को रट्टा मारना है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 से 4 बार रीड करना है। हिस्ट्री के जितने भी नोट्स हैं, आप सारे नोट्स को रीड करो। एक बार रीड कर लिया, रख दिया। उसके बाद फिर जब इसकी बारी आई हिस्ट्री की, दोबारा से रीड किया, फिर रख दिया। तीसरी बार रीड किया, 3-4 बार उसको रीड करना है बार बार, आपके दिमाग में वो चीज़ें छपती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 3-4 रीडिंग के बाद आपको मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, याद करने की, रट्टा मारने की कोशिश करनी है, जो चीज़ें रह जा रही हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ रही, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ तो रीड, उसके बाद लर्न करना है आपको। ठीक है, रीड करने के बाद फिर रट्टा मारने की कोशिश करनी है। अब कैसे करना है, देखो थ्योरी का रिवीजन कैसे करो, आप 2 सब्जेक्ट कर लो। डेली क्या करो, आप 2 सब्जेक्ट पकड़ो, है ना, कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ो, उसकी 1-1 घंटे की रीडिंग, है ना, 1 घंटा एक सब्जेक्ट। तो स्लॉट डिवाइड कर लो आप, जैसे आपने 6 से 7 घंटे पढ़ना है या 7 से 8 घंटे पढ़ना है, जो भी है, उसमें 2 घंटे का केवल जीएस का रिवीजन का स्लॉट रख लो। क्यों? क्योंकि भाई 50 क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के, तो आपको टाइम भी उस तरह से देना पड़ेगा ना इसको। तो आप क्या करो, 1-1 घंटे की 2 सब्जेक्ट की रीडिंग का रख लो, 1-1 घंटा। ठीक है, सॉरी। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करें, आपने रीड कर लिया, उसके बाद उसके चैप्टर के मॉक्स लगाओ, चैप्टर के मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री रिवीजन कर रहे हो, हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो, एंशियंट हिस्ट्री आप रिवाइज कर रहे हो। एंशियंट हिस्ट्री में आपने सबसे पहले पढ़ा हड़प्पा का, तो जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप चैप्टर मॉक्स लगाओ उसके। ठीक है, रीडिंग के बाद ही आप मॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉक जब आप लगाएंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, ध्यान आएंगी, आप कोशिश करोगे याद करने की, यार अभी तो मैंने पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। तो चैप्टर टेस्ट आपको मेरे हिसाब से जीके जीएस के अलावा और कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जीके जीएस में आप चैप्टर टेस्ट लगाओ, चैप्टर मॉक लगाओ। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा भाई, उस मॉक टेस्ट को केवल लगाना नहीं है, उसके आपको नोट्स भी बनाने प्रॉपर। ठीक है, समझ पाए बात को, जो चीज़ें आपसे मिस हो रही हो, जो आपके नोट्स से मिस हो रही हो, आपको दिख गया कि भाई क्वेश्चन में है और मेरे नोट्स में नहीं थी ये चीज़, तो आपको उसको तुरंत नोट्स में ऐड करना है। आप समझ पाए, आपको रिवीजन करना है, रीडिंग करनी है सबसे पहले 3-4 बार, उसके बाद आपको याद करने की कोशिश करनी है। कैसे आप करेंगे, 2-2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो एक दिन में। ठीक है, उसके बाद जो आप पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो एक दिन में, उसको आपको चैप्टर मॉक लगाना है। देखो मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा, आपको पता है मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो है, पर आपको ये नहीं लगता कि टेक्स्ट बुक हमारे साथ थोड़ा सा फ्रॉड कर रहा है? मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग टेक्स्ट बुक पास लेना होगा, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग पास लेना होगा। इस तरह से अगर आप अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग अलग पास लेने पड़ते हैं। सपोज कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसको तो टेक्स्ट बुक के तीनों पास लेने पड़ेंगे, प्लस तीनों पास पे उसको प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे भी 30-30 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह आपके दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि यार कितना सारा पैसा बर्बाद करना पड़ता है। बट बट अब वो दिन गए जब आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ता था। अब टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है इन सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक का नया टेक्स्ट बुक पास। जी हाँ, आपको जो पहले प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उन सभी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका टेक्स्ट बुक पास। इसकी जो सबसे खास बात रहने वाली है, उनमें सबसे पहली है ज़ीरो प्लेटफॉर्म फीस। जो पहले आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते थे, वो अब आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। नंबर सेकंड, अब आपको सभी एग्जाम्स के लिए केवल एक पास सफिशिएंट होगा। आप चाहे एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, आरबीआई की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो अब एक पास आपका सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी होगा। इस एक पास से आपको मिलेगा सब कुछ। सिर्फ एक पास से ही आपको सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, स्टडी नोट्स, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट के साथ साथ आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको केवल एक टेक्स्ट बुक पास के सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगी। अब आप सभी के दिमाग में जो सबसे कॉमन डाउट आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, क्या उनको भी नया पास लेना होगा? बिल्कुल भी नहीं। सभी एग्जिस्टिंग यूजर्स को फ्री अपग्रेड की सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत आप अपने पुराने पास को ही बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नए पास में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक ऐप को अपडेट करना होगा और उस अपडेट के साथ ऑटोमेटिकली आपका पुराना पास न्यू पास में अपग्रेड हो जाएगा। और जो नए यूजर्स हैं वो प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके इस नए पास का लाभ ले सकते हैं। जाकर अभी इंस्टॉल करिए टेक्स्ट बुक ऐप
और इस नए टेक्स्ट बुक पास का पूरा लाभ उठाइए। ठीक है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे थ्योरी के रिवीजन की। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि रिवीजन आपको करना है ना। रिवीजन को आपको 3 से 4 टाइम्स केवल रीड करना है, रिवीजन में आपको रीड करना है केवल। उसके बाद 3 4 रीडिंग के बाद आपको कोशिश करनी है लर्न करने की, ठीक है, याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो एक दिन में। ठीक है, 1 1 घंटे की 2 रीडिंग्स आप कर सकते हो 2 सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि आप जो जो पढ़ रहे थे उसका आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट लगाना है। उसके लिए अभी मैंने बताया चैप्टर मॉक लगाना है। उसके लिए अभी मैंने बताया आपको टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना मॉक टेस्ट के लिए, वहाँ से जाके आप लगा सकते हो। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका एनालिसिस। तो आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं अगर आपके नोट्स में हैं तो उसको जाकर रिवाइज कर लेना दोबारा से। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई नई चीज़ है जो आपके नोट्स में नहीं है तो उसको क्या करना है भाई, कॉपी में नोट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं आपको बाकायदा। ठीक है, फिर बाद में उसको रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको चीज़ें थ्योरी को कंप्लीट करना है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन आपके थ्योरी के रिवीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है आपका डेली के एमसीक्यूज। मेरे को ऐसा लगता है कि 100 सफिशिएंट होते हैं, है ना। 100 एमसीक्यू अगर आप करते हैं तो वो सफिशिएंट होंगे। तो 100 एमसीक्यू आप टारगेट बना लो आज से ही। अगर आप 60 दिन में 100 100 एमसीक्यूज रट्टे मारोगे तो 6,000, ना भी हुए 6,000 तो 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपने रट्टे मार लिए। तो अब आप सोच लो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये एमसीक्यूज कहाँ से रट्टे मारने हैं, आपको केवल और केवल पीवाईक्यूज रट्टे मारने हैं। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट ही लगाने हैं सारे, नहीं, आप जितने चैप्टर टेस्ट लगाओगे काफ़ी है। ठीक है, ये आपको जो भी पीवाईक्यूज स्पेशली रेलवे के, ठीक है, इसके लिए आप कोई भी एक बुक, कोई भी कहीं से भी बुक ले सकते हो ना। बुक के लिए आप किरण की बुक ले सकते हो, एक अपनी पिनेकल आती है, पिनेकल की बुक ले सकते हो ना, कोई सी भी बुक। ठीक है, जिसमें रेलवे के पीवाईक्यूज होते हैं, है ना। तो उस पीवाईक्यूज को आपको रट्टे मारने हैं डेली। उसमें भी प्रायोरिटी आपको रखनी है सबसे पहले जो आप मेन सब्जेक्ट्स हैं, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, और कौन सा अपना कंप्यूटर। इन सब्जेक्ट्स के सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो वही कोशिश आपको करनी है, डेली कोशिश करनी है कि भाई 100 100 एमसीक्यूज तो कम से कम आप इसके रट्टे मारें, है ना। एटलीस्ट शुरू में तो पढ़ें, है ना, फिर धीरे धीरे याद होने शुरू होंगे तो एक टाइम के बाद आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज याद हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, जो मुझे भी पर्सनली बेनिफिट लगता है वो इससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है ना। तो अब सेकंड चीज़ हो गई डेली एमसीक्यूज। अब थर्ड चीज़ जो है वो है आपकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, या मैं इसको कह दूं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं, जो मोस्टली रिपीट होते हैं ना टॉपिक्स, उन टॉपिक्स की अगर मैं कहूँ इसकी बात कर रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ही 80% क्वेश्चंस, 80% जो पार्ट है क्वेश्चंस का, या फिर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस, यहीं से इन्हीं टॉपिक से आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटी की, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है रेलवे के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको प्रायोरिटी देनी है, आपने पहले सारा रिवाइज करना है, जो भी चीज़ें आपके नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं आपके, उनको अच्छे से रिवाइज करना है ना। रिवीजन के बाद जो मेन प्रायोरिटी देनी है ना, जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको रिवाइज करने हैं, जो जो टॉपिक्स है ना वो ये हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई पॉलिटी में संविधान, है ना। संविधान में भी मतलब संविधान पूरा संविधान तो, पॉलिटी तो पूरा संविधान ही है। सबसे पहले इसके संविधान के जो भी भाग हैं, सारे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 25 या 1 से 22 तक जो भी भाग हैं इसके टोटल, वो सारे आपको याद कर लेने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट नंबर 20 क्या है, अमेंडमेंट है, या पार्ट नंबर 5 क्या है, सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक एक पार्ट का हेडिंग जो आपको वो पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, संविधान सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक सेकेंड, संविधान सभा, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने नोट्स में ज़रूर लिखे होंगे आपकी चीज़ें, संविधान सभा की जो भी चीज़ें आपने रिवीजन कर ली, प्लस इसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज हैं ना जो पूछे गए, उनको अच्छे से रट लेना। तीसरी चीज़, मेन मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एक सेकेंड यार क्या लिख रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक,
4A तक, यहाँ तक तो आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ऑल आर्टिकल्स, एक एक आर्टिकल आपको रटा हुआ होना चाहिए, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4A तक। ठीक है, इसके लिए आप ट्रिक्स वगैरह सर्च कर लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बाकी बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगेन यूट्यूब से कोई भी जो टीचर आपको अच्छा लगता हो, जो टीचर की स्टाइल आपको अच्छी लगती है पढ़ाने की, याद कराने की, वहाँ से आप देख लेना जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब पे सर्च करना आ जाएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में ही जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे संसद, संसद के आर्टिकल्स हो गए, है ना, राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के आर्टिकल हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल हो गए, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई या सीएम हो गया, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, है ना, गवर्नर हो गया, इन सभी के, सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना, हाई कोर्ट हो गया, इन सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ना आपको आर्टिकल्स रट लेने हैं, ट्रिक्स वगैरह देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल होती है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट और चीज़ है सोर्स, यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि क्या चीज़ें किस देश के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, सोर्स आप रट लेना। पॉलिटी में आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपकी आ जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपके 3 भागों में बांट के आप करते हो, सबसे पहले जिसको आप एंशियंट हिस्ट्री कहते हो, या फिर हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं उसको, प्राचीन भारत का इतिहास। मैं भूल गया यार क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास या भारतीय इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आपका हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, इसके एमसीक्यूज आपको रटने हैं अच्छे से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, उसके बाद कुछ वंश ऐसे हैं जो कि देखो सारे वंश आपको अच्छे से पढ़ने हैं डिटेल से, बट कुछ वंश ऐसे हैं जिनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, जैसे गुप्त, मौर्य, है ना, मगध जो जनपद था उसके बारे में, मगध वंश के बारे में, चोल, चेर, पांड्या, इन सब में चोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और संस्थापक, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है और एंशियंट हिस्ट्री में भी आप इसको देख सकते हो, है ना। बहुत सारे जो समाज है, विभिन्न जो समाज बनाए गए सामाजिक सुधार के दौरान, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, उसके संस्थापक प्लस वंश के संस्थापक, है ना, अलग अलग जो वंश था उन वंशों की स्थापना किसने की, 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका प्राचीन इतिहास के बारे में। सेकंड नंबर पे बात करें, एक सेकंड यार, प्राचीन इतिहास के बारे में हमने बात कर ली, अब सेकंड है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, या मैं ऐसे लिख देता हूँ मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, चलो भारतीय भी लिख ही देते हैं, भारतीय इतिहास। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारा आपको पता है, मिडिवल हिस्ट्री रेलवे में बहुत पूछा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इसको अच्छे से कर लेना, इसके सारे एमसीक्यूज फैक्ट रट लेना, दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुगल वंश भी इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश के बारे में भी अच्छे से आपको पढ़ना है। और थर्ड आपको जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं इसमें आपके मध्यकालीन इतिहास में, मिडिवल हिस्ट्री में, उसको आपको रटना है। ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध व समझौते या संधि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही मोस्टली मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब थर्ड नंबर पे आता है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। ये इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे आता है भाई गवर्नर जनरल्स, गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज। ठीक है, वाइस रॉयल। सेकंड नंबर पे आपका आता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन है इंपॉर्टेंट वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से डिटेल से, एग्जाम में रेलवे में स्पेशली पूछा ही जाता है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सुधार, सॉरी सामाजिक धार्मिक सुधार, जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, है ना, इसी में ही आपका क्या आ रहा था, अभी मैंने बताया था, जो विभिन्न जो वो होंगे आपके समाज होंगे, उनकी स्थापना जो होगी वो यहीं पे आके होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, गांधी युग।
गांधी युग, वैसे तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ही इंपॉर्टेंट है, बट गांधी युग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी युग में जो आंदोलन वगैरह हुए हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री में है, ठीक है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जिनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बाकी अच्छे से पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री को पूरी को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको भी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हो गया भाई आपका पॉलिटी हिस्ट्री। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, जियोग्राफिया, है ना। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा, अगर आपने भी पीवाईक्यूज पढ़े होंगे तो ट्रेंड में ये रहा था, सीबीटी 2 में सौरमंडल के बारे में अच्छा खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पेशली 2021 में। तो सौरमंडल को अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा भाई वही जो फिजिकल वो है ज्योग्राफी, जो भौतिक विभाजन है ना ज्योग्राफी में भारत का, वो पढ़ लेना। जैसे नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, झीलें, झीलें आपसे पूछी जाएंगी, पर्वत, पर्वतों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, पठार के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। थर्ड नंबर पे वन, वनों का विभाजन वगैरह, वन के प्रकार, ये सब पढ़ लेना भारत में स्पेशली। फोर्थ नंबर पे आपका मृदा, मृदा के टाइप्स, है ना, प्रकार, फॉर्मेशन, है ना, प्रक्रिया बनने की। फिफ्थ नंबर पे भाई सेंसस को यहीं ले सकते हो आप, जनगणना को, ठीक है। जनगणना को भी आप इसी में काउंट कर सकते हो, बाकी इकोनॉमिक्स में भी काउंट होता है ना। जनगणना 2011 से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिक्स नंबर पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्टैटिक में भी मान सकते हो, या फिर आप एनवायरमेंटल साइंस में भी मान सकते हो, जैसे नेशनल पार्क्स आपको रटने हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये आपको रटनी पड़ेंगी ज्योग्राफी में ही, है ना। एनवायरमेंट अलग से नहीं बता रहा मैं, इसी में ही एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, रट लेना अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट, स्पेशली पीवाईक्यू बेस्ड, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। ये हो गई आपकी ज्योग्राफी। अब आपको फोर्थ है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके नोट्स नहीं भी हैं तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, जैसे सबसे पहला नेशनल इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली रेलवे में, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका जीडीपी, जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 5 ईयर प्लान। इसको बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है, रट लो, रट्टा मार लेना अच्छे तरीके से, सारे पीवाईक्यूज कर लेने हैं। इसका जो भी आपने थ्योरी वगैरह कहीं से भी किया हुआ है पढ़ लेना अच्छे तरीके से 5 ईयर प्लान्स को, ठीक है। बजट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आपको बजट का कुछ स्टैटिक पोर्शन है ना, जैसे ये घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सब कौन कौन से घाटे होते हैं अलग अलग, वो सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है सच आपको है, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से। अब आ जाती है बात करंट अफेयर की। भाई देखो करंट अफेयर नो डाउट रेलवे में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन के उभरा है, स्पेशली रिसेंट ट्रेंड में, है ना, 2024 के बाद से। यहाँ से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस, 15 तक भी क्वेश्चंस आएंगे 50 में से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ तो मैं सजेस्ट करूंगा आपसे कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, 2 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो यहाँ से आप ईयरली करंट अफेयर कर सकते हो किसी का भी, इतना सफिशिएंट है। ईयरली करंट अफेयर से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं 10-15 में से, तो काफ़ी है, क्योंकि बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर के, ठीक है। तो ईयरली करंट अफेयर के करंट अफेयर को आपको करना है, किसी भी टीचर से कर सकते हो, कहीं से भी, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अलग से करंट अफेयर कवर कर लेना है लास्ट ईयर का गेम्स में, है ना। ये एक ईयर का काफ़ी होता है लास्ट ईयर का। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अलग से आपको कवर करना है, जैसे गेम्स, लास्ट ईयर के गेम्स के करंट अफेयर देख लेना, अवार्ड्स, अवार्ड्स के करंट अफेयर देख लेना, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसमें आपके सीबीटी 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। अपॉइंटमेंट्स देख लेना, अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सर्च कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। युद्ध अभ्यास, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं वो सब देख लेना। इतने अगर 5 टॉपिक्स भी आप देख लेते हो ना, तो भी आपको, मुझे लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन भी इनसे फंसेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको ईजिली इनमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्मार्ट तरीके से आप इनको पहले कवर करना, फिर बाकी सारी चीज़ें ईयरली करंट अफेयर में पढ़ लेना। तो मेरे हिसाब से जी के जी एस का इतना अगर आप कर लेते हो तो 50 में से 30 तक आप जा सकते हो, 30+ तक आराम से जा सकते हो इन चीज़ों से, ठीक है।
चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, मैथ्स की। देखो भाई, मैथ्स की बात करने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें हैं, मतलब मैं जो सजेस्ट करूँगा तीन टॉपिक्स, तीन पॉइंट्स में इसको ख़त्म कर दूंगा मैथ्स को। सबसे पहली चीज़ तो रिवीजन। जो अभी तक आपने नोट्स बनाए हुए थे, जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ था मैथ्स के लिए, जो भी आपके चैप्टर वाइज नोट्स थे, उनको अच्छे से रिवीजन मान लो, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। अभी आप क्या करो, बहुत क्विक रिवीजन मारो। देखो मैथ्स तो ऐसी चीज़ है नहीं कि आप भूल गए होंगे जीके जीएस की तरह। मैथ्स में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ 5 से 10% फॉर्मूला वगैरह ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको दिमाग से उतर गई होंगी। तो बहुत क्विक एकदम रिवीजन मारो मैथ्स का, ठीक है। इसके बाद, इस रिवीजन के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगेन मैं इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा आपको चैप्टर टेस्ट, चैप्टर मॉक्स इसमें आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक के, जैसे मान लो सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सिस्टम के, और प्रॉफिट लॉस के, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। इसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी है रेलवे के क्वेश्चंस को। जितने भी अभी आप देखना, रेलवे की बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, जैसे पिनाकल, किरण, कहीं से भी ले सकते हो आप। उसमें खाली आपको रेलवे के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे 2019-21 से लेकर अभी तक 2025 तक, जो 26 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीज़ें आपको, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। उतने क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो ना रेलवे पैटर्न के, तो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप एसएससी पैटर्न के कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बस इसमें थोड़ा सा अलग रेलवे में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं मेनली, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें भी मॉक में भी सेक्शनल मॉक आपको देने, सेक्शनल, कंप्लीट सेक्शनल मॉक देने, ठीक है। कौन से वाले, जिसमें 35-35 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। तो कंप्लीट सेक्शनल मॉक देने आपको, मॉक इसमें मॉक में चैप्टर टेस्ट लगाने की आपको ऐसे जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सीबीटी 1 क्लियर करके आ रहे हो, तो आपको इतने डाउट्स तो नहीं होंगे चैप्टर वाइज, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट, अब देखो पीवाईक्यूज जब आप लगाते हो ना, तो इसमें से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है, तो उसको भाई क्या करो, या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना, उसको रिवीजन करो बार बार, या फिर उसको लिख के रख लो, है ना, उसको राइट डाउन कर लो, नोट्स बना लो कि ये क्वेश्चन मेरे को करने हैं। या फिर जिस पीडीएफ से आप सॉल्व कर रहे हो उस पीडीएफ में ही मार्क करते हुए चलो, जैसे मैं करता हूँ, मैं पर्सनली यही करता हूँ, मार्क कर देता हूँ दो, उससे एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है, ठीक है। रेड वाला तो ये है कि मेरे को लग रहा है कि 100% करना ही करना है, बाद में दोबारा से करके देखना ही है। ग्रीन को केवल क्या है, बस दिमाग से सॉल्व करके देख लेना। रेड वाले को तो पेन पेंसिल से करना है आपको, ग्रीन वाले को देख के सोच लेना कि यार इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, बस ऐसे करना है, ठीक है। इन तीन पॉइंट्स में मैथ्स के इस तीन की चीज़ों के अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना आपको मैथ्स में, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ टॉपिक्स। टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं इसके मैथ्स में। सबसे पहले नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, नंबर सिस्टम। सेकंड है आपका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। थर्ड नंबर पे है आपका रेशियो, इससे भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका परसेंटेज, परसेंटेज। फिफ्थ नंबर पे आप एवरेज। सिक्स नंबर है आपके किसका, प्रॉफिट लॉस का, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है रेलवे के लिए। सेवन्थ आपका SI CI, ठीक है। एट नंबर पे आपका आता है टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क के साथ ही आपका आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। और 10 नंबर पे आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, जो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें एक बार एक वीडियो देख लेना, जहाँ से ये सारी चीज़ें नोट्स बना, हालांकि आपने CBT 1 के लिए भी बनाए होंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। स्टैटिस्टिक्स ज़रूर से ज़रूर करना, 100% CBT 2 में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ एक 8 से 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिनसे मोस्टली 35 में से लगभग आपको 30 तक क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे, 30+, ठीक है। एक आधा कोई अलग टॉपिक रह गया हो तो आई डोंट थिंक सो कि भाई 35 के 35 भी इसमें से मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो मैथ्स में इतना काफ़ी है, मेन मेन चीज़ है प्रैक्टिस मैथ्स में। अब रीजनिंग, नथिंग बट मॉक्स, बट सेक्शनल मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स। आपको कुछ नहीं करना रीजनिंग में, केवल सेक्शनल मॉक लगाइए डेली। एक टाइम मान लो आप अपना कि इस टाइम मेरे को डेली क्या करना है, रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाना है, ठीक है।
सेक्शनल मॉक जो आप लगाएंगे, जो 35 नंबर का होगा, 35 मार्क्स वाला, इसमें आपके जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं इसको आप क्या करो, मॉक का एनालिसिस करो, अच्छे से एनालाइज करेंगे उसको, तो उसके नोट्स बनाएंगे आप, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसके नोट्स बनाएंगे। और आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से टॉपिक से आपके फ्रीक्वेंटली गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, कि भाई एक कोई टॉपिक है इससे ज़्यादा बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसको क्या करो, पीवाईक्यूज की कोई बुक उठाओ, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्लॉज में दिक्कत हो रही है, ठीक है, स्लॉज में के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके मोस्टली मॉक टेस्ट में, तो आपको करना है क्या है कि रेलवे की पीवाईक्यू की बुक उठाई रीजनिंग की, उसमें स्लॉज के सारे क्वेश्चंस कर डाले। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कहीं से यूट्यूब से एक क्लास देख ली स्लॉज की, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। ठीक है, इस तरह से करना। रीजनिंग में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, बट ये ज़रूर करना है कि डेली आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, अब मैं आपको ओवरऑल कुछ टिप्स। पहली चीज़ तो टारगेट की अगर मैं बात करूं, आपको कोशिश क्या करनी है, जो मैथ्स है, फिर रीजनिंग है, उसके बाद आपका जीके जीएस है, कोशिश करनी है कि इसमें आप 33 से 34 तक क्वेश्चंस करें, इसमें भी 33 से 34 तक क्वेश्चन करें। एक से दो क्वेश्चन का मैंने इसलिए ले लिया इसको कि भाई वहाँ पे गलत हो ही जाता है, एग्जाम का प्रेशर ऐसा रहता है, प्लस टाइम भी ऐसा रहता है, टाइम कम रहता है ना, तो इसमें हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि इसमें आप 65 तक क्वेश्चन कर जाओगे 70 में से, प्लस ही करना है, इससे कम आप बिल्कुल भी, मतलब इससे कम में चांस मत समझना कि है। ठीक है, मतलब अनटिल अनलेस कि आपकी जीके जीएस बहुत ज़्यादा अच्छी है, 40 नंबर आ गए तो। ठीक है, वैकेंसी भी काफ़ी कम है, तो इस पर आपको फोकस करना है कि मैथ्स और रीजनिंग में मिला के 65 प्लस तो हो ही हो, बल्कि एक एक क्वेश्चन का एवरेज, एक एक क्वेश्चन का एरर ले लेना, तो 68 तक क्वेश्चन सही होने चाहिए। टारगेट कह रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो 65 प्लस भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मॉक टेस्ट जैसे आप लगाओगे तो 65 प्लस इसमें टारगेट रखो कि सही होने ही चाहिए। कुछ एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, एरर हो जाता है उसमें, सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं। जीके जिसमें आपको कोशिश करनी है कि 30 प्लस या 30 तक जाने की कोशिश करनी है। 30 प्लस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 30 तक भी अगर आपके 50 में से आ गए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये टारगेट है मैक्सिमम। हालांकि कई बार ऐसा होगा कि आप मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो आपके 35 भी आएंगे किसी मॉक टेस्ट में, और किसी में 25-20 भी आएंगे, तो वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा, है ना। कोई एग्जाम का, किसी सेक्शनल मॉक का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है और किसी का बहुत हल्का है, तो मार्क्स उसके हिसाब से वरी करेंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से भाई 65 इसमें, 30 इसमें, तो 95 का टारगेट आपको रखना है ना। यहाँ पे आपके मार्क्स वरी कर सकते हैं, जो जीके जीएस इसमें 25 से लेकर 30 के बीच में आ सकते हैं, और 25 से 30 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो भाई वो मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, तो वो स्कोर आपका 90 से लेकर 95 के बीच में आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से 95 अगर आप स्कोर कर पाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट स्कोर है। यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे 99.99% हो जाएंगे सिलेक्शन के चांसेस। ठीक है, 95 स्कोर लाने पर, तो भाई कोशिश ये वाली करनी है आपको। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। जो टाइम मैनेजमेंट है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो राउंड में पेपर, कोशिश करना है कि 3 राउंड्स में पेपर सॉल्व करो। कैसे? पहले वाले राउंड में केवल वो करने हैं क्वेश्चन जो आपको आते हैं, ठीक है, जिसमें आप 100% श्योर हो कि आपको ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वो करने हैं। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन भी कुछ छूटेंगे आपसे। कैसे? कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, तो उसमें अभी आपको नहीं पढ़ना। पहले गो में आपको क्या करना है कि जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन है ना, उसको स्किप करना आप। ठीक है, वो बाद में सेकंड गो में करना आप। मैथ्स के 35 में से 28 क्वेश्चन तक, 27-28 क्वेश्चन तक ऐसे होंगे, इवन 25 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन होगी जो आपको आते होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, 5 ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा मतलब मॉडरेट होंगे, जिसमें आप फर्स्ट गो में भी कर सकते हो। 5 से 7 क्वेश्चन ही बचेंगे जो आपको सेकंड गो में या थर्ड गो में करने पड़ेंगे, जिसमें हैवी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सेकंड चीज़, मतलब पहला राउंड ये हो गया। सेकंड राउंड में वो करने जिसमें आप 50-50 श्योर हो, और 50-50 कभी भी मैथ्स रीजनिंग में मत लेना। मैथ्स रीजनिंग में बिल्कुल नहीं लेना 50-50। ये जीके जीएस के लिए है। अगर आपको लग रहा है जीके जीएस में यार इसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो आप उसमें लगा दो भाई, जो आपको लग रहा है ना इन दोनों में से एक हो सकता है, तो उसमें कोई भी लगा दो आंख बंद करके। ठीक है, बिल्कुल लगाओ जीके जीएस में। थर्ड गो में वो क्वेश्चन करो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उसको सोचो। हालांकि इतना टाइम नहीं मिलेगा, 90 मिनट है, बट उसके बारे में सोच सकते हो आप।
ठीक है, कि यार हाँ इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश, ये सब चीज़ें। 2 राउंड्स में मैक्सिमम आपका पेपर हो जाता है। थर्ड गो में वो क्वेश्चन रह जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, या फिर कोई रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा इसमें यार कौन सा लॉजिक लगेगा, यार कौन सा लॉजिक लगेगा। वो एंड में आप सोच सकते हो, पहले उसमें नहीं फंसना है। मैं आपको अपना खुद का मतलब बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि इसमें मेरे 15-15 20-20 मिनट एक क्वेश्चन को सोचने में चले गए। ठीक है, तो इस गलती को नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई क्वेश्चन ऐसा है रीजनिंग का जो 1 से 2 मिनट से एक्स्ट्रा ले गया, उसमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, उसको स्किप करके आगे बढ़ो, सेकंड थर्ड राउंड में देख लेना उसको। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आपको मैनेज करना है। और भाई डेली नहीं तो वीक में, अभी फिलहाल तो क्या करो, वीकली मॉक लगा लो, वीक में 2 मॉक तो लगाओ ही लगाओ, फुल फुल। ठीक है, सेक्शनल तो लगाने डेली, जैसे रीजनिंग का सेक्शनल डेली लगाना है, और जीके जीएस का लगाना है डेली चैप्टर टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट, बट वीक में 2 फुल मॉक जरूर लगाओ। ठीक है, और इन मॉक को एनालाइज ज़रूर करना, और इनके नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, आई थिंक अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा, 100% आपके मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे। सब बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो कर पाते हैं डेडिकेटेडली वो सक्सीड कर जाते हैं ना, फिर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे लोग मैसेज कर रहे थे भाई इसके लिए वीडियो बनाई जाए डेडिकेटेडली, और काफ़ी पर्सनल मैसेज भी पूछ रहे थे कि इसको कैसे किया जाए, उसको कैसे किया जाए। सबके डाउट्स मैंने इसमें कवर कर दिए। ठीक है, एक वीडियो में आप सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये था हमारी साइड से। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, आपके कोई जेन्युइन क्वेरी है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सब लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज करना चाहते हैं इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर इतना था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।